पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो ये है क्या बोलते हैं dimensional analysis can be used to find out the relationship between the units in different systems. उसमें यूनिट्स को रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है वो देखते हैं। फिर लेटर ऑन ये फॉर्मूला भी निकालेंगे। ठीक है, लिखिए फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन्स। Find the relationship between newtons and dynes. देखो न्यूटन is the SI unit of force and dynes is the CGS unit of force. ठीक है, ये फर्क है। तो जस्ट कैसे हम करते हैं, सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो आपको आता है mLT-2। फिर 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अब हम एसआई सिस्टम में न्यूटन इज द एसआई यूनिट। 1 न्यूटन में मास क्या है केजी, लेंथ क्या है मीटर, टाइम क्या है सेकंड, ये से। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 1 केजी मीटर सेकंड इनवर्स, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सीजीएस सिस्टम में सेकंड इनवर्स -2 तो 1 डाइन उसमें मास लेंथ और टाइम क्या होता है, एक होता है ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकंड्स में, ये होता है। तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकंड की पावर -2, तो ये बन जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। ये इक्वेशन 2 बन गई। इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 by 2, इक्वेशन 1 divided by equation 2. Equation 1 is 1 Newton divided by 1 डाइन। तो राइट हैंड साइड पे भी आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 अपॉन 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड की पावर -2 और सेकंड की पावर -2 तो सेम है, ये कैंसिल आउट। अब केजी और ग्राम में हमें रिलेशनशिप पता है। 1 केजी इज 10 to the power of 3 grams, 1000 grams। 1 मीटर इज 10 to the power of 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 10 to the power of 5। ये रेशो आ गया इन दोनों का। अब टाइम्स को वहां मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास रिलेशनशिप आ गया। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power of 5 टाइम्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स, इट इज इक्वल टू 10 to the power of 5 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। अच्छा, इसी ढंग से एक और प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग करिए। फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन joules and ergs। joules and ergs, ERGS। joule जो है that is the SI unit of energy and ergs is the CGS unit of energy। किसी को याद है रिलेशनशिप वैसे? याद नहीं, कोई बात नहीं, करो निकालो इस तरीके से। डायमेंशनल फॉर्मूला तो सबको याद है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, तो जैसे एनर्जी है, एनर्जी का है आपके पास mL/T-2। तो 1 जूल इज इक्वल टू आपने लिखा होगा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2। 1 अर्ग्स आपने लिखा होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 करके डिवाइड किया होगा। 1 जूल अपॉन 1 अर्ग्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 kg अपॉन 1 ग्राम, इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, मीटर अपॉन सेंटीमीटर होल स्क्वायर को इकट्ठा कर सकते हैं, सेकंड अपॉन सेकंड होल टू द पावर ऑफ -2 को इकट्ठा कर सकते हैं। कैंसिल हो गया और ये 10 to the power of 3 आ जाएगा। तो ये 10 to the power of 3, यहाँ 10 to the power of 2 लेकिन होल स्क्वायर है तो 10 to the power of 4। ऐसे किया ना, 10 to the power of 7 बन गया। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power of 7 अर्ग्स। तो ये तो एकदम बेसिक हो गया ना, ये तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब लिखिए एक और
Find out the relationship between poise, P-O-I-S-E, poise, and poisely, P-O-I-S-E-U-L-L-I. Find out the relationship between poise and poisely. poise किस चीज की यूनिट होती है? ये होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की CGS यूनिट, और poisely जो होती है वो होती है SI यूनिट. दिस इज CGS, दिस इज SI यूनिट. poise एंड poisely किसकी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की. निकालो जरा इसमें रिलेशनशिप क्या होता है. अब अगर इसका ये है तो poisely, इसको मैं PU लिख रहा हूँ शॉर्ट में, poisely को, ठीक है. ये हो जाएगा 1 kg मीटर -1 सेकेंड -1 and 1 poise. This will be 1 gram centimeter -1 second -1. Divide them. 1 poisely upon 1 poise. kg upon gram will be 10 to the power of 3. यहाँ पे मीटर upon centimeter will be 10 to the power of -2. 1 second will get cancelled, so this will become only 10. तो बस ये सिंपल सा. 1 poisely is equal to 10 poise. This is the situation. अच्छा, अब यहाँ पर और भी इसी से कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2. हमने ये बात की थी. N1U1 इज इक्वल टू N2U2. N is the numerical value in a specific unit, in a specific system. U is the unit in that system. मान लो ये SI system है, ठीक है. N2 is the numerical value in different system. मान लो CGS है, and U is the unit in that system, CGS system है, ठीक है. तो मान लीजिए अभी जैसे हमने यहाँ पर ये यूनिट्स लिखनी सीखी. poisely is the unit. ये ऐसे करके सिस्टम्स में यूनिट्स लिख सकते हैं. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. N1 U1 को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए जो भी वो डायमेंशनल, जो भी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में अभी हम क्वेश्चन में डील कर रहे हैं. मान लो उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c. ऐसे करके मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. तो अगर हम SI यूनिट में बात करेंगे तो यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम की जगह पे क्या यूज होगा? kg, मीटर एंड सेकेंड्स. उसको kg को हम मान लेते हैं m1 की पावर a और l1 m1 l1 की पावर b एंड t1 की पावर c. फिर न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी सिस्टम में n2 होगी, ठीक है. न्यूमेरिकल वैल्यू जब यूनिट घटती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है, जब यूनिट बड़ी होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है. ये सब पढ़ा हमने. तो यहाँ पे ये आ जाएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c. ऐसे हो गया. अच्छा, अब हम मान लीजिए हमारे को n1 या n2 कुछ भी निकालना है. मान लो n2 निकालना, तो ये सारी टर्म को इन तीनों के नीचे ले आओ. तो यहाँ पे आ जाएगा n1, ये m1 के नीचे ये m1 आएगा, m2 आएगा. तो m1 अपॉन m2 टू द पावर ऑफ a, l1 अपॉन l2 टू द पावर ऑफ b, t1 upon t2 to the power of c is equal to n2. So numerical value in the second system is equal to numerical value in the first system multiplied by m1 l1 t1 इन सब की पावर abc, m2 l2 t2 इन सब की पावर abc. सेम ही है जो हम वहां पे कर रहे थे, वही है. लेकिन अब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने की बारी आएगी. अब जैसे ये कहाँ यूज होता है? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं. Find numerical value of capital G. Capital G is the gravitational constant in CGS. मान लो ऐसे सिंपल क्वेश्चन. तो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू SI में पता है 6.67 into 10 to the power of -11. ये चीज हमें पता है, ठीक है. और हमें इसकी ये वैल्यू CGS में अगर निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. सीधा इस फॉर्मूले भी यूज करते हैं.
मान लो N2 जो है वो CGS है, N1 जो है वो SI है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये फॉर्मूला बड़े काम का है। अभी ये मैं अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें जो कॉम्पिटिशन में आता है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं N1 इंटू M1 अपॉन M2 टू द पावर ऑफ A, L1 अपॉन L2 टू द पावर ऑफ B एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर ऑफ C। ऐसे लिख देते हैं इस फॉर्मूला। अच्छा, ये ABC कैसे आएगा? इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाँ, डिंपल क्या होता है G का? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3t-2। ठीक है, ये ऐसे होता है। तो इस डायमेंशनल फॉर्मूले में जो ये पावर्स है -1, 3 और -2, यही ABC है। ABC जो है A क्या है? A इज इक्वल टू -1, B क्या है? B इज इक्वल टू 3, C क्या है? C इज इक्वल टू -2। यहां पर तो ABC ऐसे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की पावर्स। ठीक है, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11। M1 जो है वो है 1 kg, M2 जो है वो है 1 ग्राम टू द पावर ऑफ A इज -1, L1 है 1 मीटर, L2 है 1 सेंटीमीटर टू द पावर ऑफ B इज 3। टाइम तो सेकंड C है, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड टू द पावर ऑफ C इज -2। ये ऐसे करके आ गया। बस अब वही जो हम पहले कर रहे थे, सेकंड तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11। kg को लिख दो 10 टू द पावर ऑफ 3 ग्राम्स अपॉन 1 ग्राम्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल, होल टू द पावर ऑफ -1। मीटर को लिख दो 10 टू द पावर ऑफ 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, होल टू द पावर ऑफ 3, और ये तो 1 ही आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11, ये आ रहा है -3, ये आ रहा है +6, 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ +6। अब और कैलकुलेशंस कर लो, तो आपके पास कितना आ रहा है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। ये दोनों करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 यहां से कैंसिल होगा तो -8 आ जाएगा। तो CGS सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी। ठीक है, चलो जरा निकालो, आप लोग निकालो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन CGS सिस्टम। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन CGS सिस्टम। सिर्फ इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। भाई प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34। SI सिस्टम में ये होती है। फिर इस फॉर्मूले में डाल करके निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 विल बी 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34। M1 अपॉन M2 ये kg अपॉन ग्राम, 1 kg अपॉन 1 ग्राम। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है डिंपल इसका? ml2t-1। ठीक है, तो ABC की वैल्यू आ जाएगी 1 to n-1। ABC की वैल्यू निकल के वहां से जो पावर है। ठीक है, बस उस डायमेंशनल फॉर्मूले का काम ही यही है। 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर एंड 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड होल टू द पावर ऑफ -1। तो ये आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34। 1 kg इज 10 टू द पावर ऑफ 3 ग्राम्स, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 3 ग्राम्स अपॉन ग्राम्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल, एंड 10 टू द पावर ऑफ 2 10 to the power of 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, होल स्क्वायर, ये कैंसिल करके 1 आ गया।
तो ये आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 होल स्क्वायर तो 4। ये आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27। ये आएगा आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए अब इस पे थोड़े क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन में क्या आता है बेसिकली। इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, in a certain system of units, 1 unit of time is 5 seconds, 1 unit of time is 5 seconds, comma, 1 unit of mass is 20 kg, 1 unit of mass is 20 kg, and 1 unit of length is 10 meters. And 1 unit of length is 10 meters. Full stop. In this system, 1 unit of power will correspond to how many watts? In this system, 1 unit of power will correspond to how many watts? 1 unit of power will correspond to how many watt? Watt is the SI unit of power. सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो जो पावर है, हाँ शिवानी, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-3 ml2t-3। तो A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई 2 और C की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारे को जो है 1 यूनिट ऑफ पावर, अच्छा अब यहां पर हमें क्या करना है, यूनिट्स में रिलेशनशिप निकालना है। 1 यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स बेसिकली। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से करते हैं। अच्छा एबीसी छोड़ो, हम इसको सीधा लिखते हैं 1 वॉट इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। इसको ऐसे लिख लो इक्वेशन 1, क्योंकि यूनिट है ना, वॉट इज द यूनिट। तो इस यूनिट और दूसरी यूनिट में रिलेशनशिप निकालना है। वैसे यहां से भी निकल सकता है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा आसान है। ठीक है, अच्छा अब जो भी हमारे पास नया सिस्टम होगा, अच्छा उस नए सिस्टम में क्या क्या है। 1 यूनिट ऑफ लेंथ कितना बोला है, 1 मास कितना बोला है 20 kg, लेंथ कितना बोला है 10 मीटर और टाइम 5 सेकंड। हाँ, कोई नया सिस्टम बना दिया अपनी मर्जी का। हमने तो ये सुना ना, एसआई सिस्टम सुना, सीजीएस सुना, एफपीएस सिस्टम हमने इसकी बात कर ली, एमकेएस भी होता है एक सिस्टम, ये सब सिस्टम्स होते हैं, एमकेएस एसआई जैसा ही होता है। ठीक है, तो वो जो है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कोई और ही सिस्टम बना दिया जिसमें 1 यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम ये है। तो उसमें मान लो कि 1 यूनिट इज यू, दैट इज इक्वल टू 1 kg की जगह पे, 1 kg की जगह पे वहां पे हो जाएगा 20 kg। ठीक है, क्योंकि 1 kg की जगह पे वो जो यूनिट है वो 20 kg की। मीटर की जगह पे होगा 10 मीटर, 1 मीटर की जगह पे 10 मीटर होगा। 1 सेकंड की जगह पे 5 सेकंड होगा, होल टू द पावर ऑफ -3। क्योंकि वो ऐसा सिस्टम है जिसमें 20 kg यूनिट है, मतलब किसकी यूनिट है, इसकी मास की यूनिट ही 20 kg ले ली होगा। ठीक है, तो अब क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 वॉट अपॉन 1 यूनिट इन दैट सिस्टम। kg kg कैंसिल, दिया जाएगा 1/20, मीटर मीटर कैंसिल, दिया जाएगा 1/10 होल स्क्वायर, एंड सेकंड सेकंड कैंसिल, दिया जाएगा 1/5 की पावर -3। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 5 की पावर -3, ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 3, 125 होता है, और नीचे है 20 × 100, 20 × 100
अब सिंप्लीफाई कर दो 25 5 जा 25 5 जा 25 4 जा 5 1 जा 5 5 4 जा ये 1/16 आ गया। ठीक है, सो दिस इज द आंसर कि इन दोनों यूनिट्स का जो रेशियो है वॉट और यूनिट जो है जो नए सिस्टम में दिस इज 1/16 इज द आंसर। ओके, इस तरीके से कुछ किया जा सकता है। अच्छा, अब क्या है, जैसे और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस इस टाइप से भी बनते हैं कि भाई मान लीजिए कि जैसे हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। वो जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का ग्रुप जो है, अगर हम उस ग्रुप को की जगह पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कुछ और ही मान लें अपनी मर्जी से। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम मान सकते हैं। देखो, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्यों हैं? क्योंकि ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर मैं ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लूं जो कि जिनका आपस में कोई लेना देना ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया मास, लेंथ, वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, अब ये वेलोसिटी आप बोलोगे सर वेलोसिटी तो लेंथ अपॉन टाइम होता है, यहाँ पे तो लेंथ आ गई, ये तो आपस में रिलेटेड है। लेकिन इस वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे को टाइम भी तो चाहिए, अकेले लेंथ के बलबूते पे तो डिफाइन हो नहीं पाई। तो अगर हम इस वेलोसिटी को यहाँ पर लिखते हैं, मास, लेंथ एंड वेलोसिटी एक ग्रुप ले लेते हैं, और हम आपसे ये पूछें कि भाई क्या ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज आपस में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए जो टाइम चाहिए वो इस ग्रुप में नहीं है। अगर बाय चांस मैंने एक ग्रुप बनाया, उसमें मैंने लिखा लेंथ, टाइम, एक्सेलरेशन, अब ये फंडामेंटल ग्रुप नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, लेंथ भी यहां है, टाइम भी यहां है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी दो के रूप में पूरी तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ग्रुप। समझ लो बात को? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि देखो, जो वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज का हमने ग्रुप बनाया हुआ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कहते हैं, हमारी मर्जी हो तो हम उसको बदल भी तो सकते हैं, हमने तो बनाया हो। ठीक है, तो हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज अगर सिलेक्ट करें जो कि आपस में बिल्कुल भी अनरिलेटेड हो, बिल्कुल भी आपस में रिलेटेड ना हो, तो वैसा ग्रुप जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का ग्रुप कहलाता है। ठीक है, नोट डालिए। A group a set of physical quantities which are independent of each other, a set of physical quantities which are independent of each other is defined as a fundamental set. Is defined as a fundamental set of physical quantities. क्वेश्चन लिखिए। Identify which of the following sets is a fundamental set. Identify which of the following set is a fundamental set. फीलिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट है मास, लेंथ, वेलोसिटी, टाइम। 4 भी हो सकते हैं, वहां पे 7 थे, हम यहाँ पे 3 4 कितने भी ले सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे है लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी। ये 3 है, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी। इसको देखते हैं जरा। फिर लिखिए मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। मास, वॉल्यूम,
डेंसिटी, लेंथ, मास, डेंसिटी। अच्छा फिर लिखिए फोर्स एक्सेलरेशन टाइम, फोर्स एक्सेलरेशन टाइम। फिर लिखिए प्रेशर फोर्स एरिया, प्रेशर फोर्स एरिया। फिर लिखिए वॉल्यूम प्रेशर फोर्स, वॉल्यूम प्रेशर फोर्स। मान लो ऐसे करके हमने कुछ ग्रुप्स यहाँ पे सिलेक्ट किए, कुछ ग्रुप्स बनाए। अब हमें ये बताना है कि इन ग्रुप्स में से कौन कौन से ग्रुप को एज अ फंडामेंटल ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ट्रीट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। तो भाई जो इंडिपेंडेंट है, जैसे मैंने ये बताया था दीज आर इंडिपेंडेंट, सो दिस कैन बी ट्रीटेड, और ये हमने प्रूव किया दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ फंडामेंटल ग्रुप बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड टाइम। अब इसके बारे में देखो, मास, लेंथ और टाइम तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो वेलोसिटी आ गई ना, वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम, LT - 1 होता है ना, लेंथ अपॉन टाइम, और वो लेंथ और वो टाइम, लेंथ और टाइम इस ग्रुप में ऑलरेडी है, तो ये फंडामेंटल बन ही नहीं पाए वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, अच्छा एक और लिख लेते हैं चला, मास, टाइम, फ्रीक्वेंसी। 10 हो गए। अच्छा, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी। देखो डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए मास भी चाहिए, मास अपॉन लेंथ क्यूब, ml माइनस 3 होता है ना, तो मास तो है नहीं यहाँ पे, लेंथ होने से अकेले ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि डेंसिटी डिपेंड्स ऑन दैट। अच्छा, वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए केवल लेंथ चाहिए, और वो तो है, इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी पूरी तरह इस पे है, डिपेंडेंट है, तो इन दोनों की वजह से ये फंडामेंटल सेट नहीं बनेगा। डेंसिटी का कोई लेने देना नहीं, डेंसिटी तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डेंसिटी में मास भी आ रहा है। लेट अस सपोज अगर मैं यहां पे लेंथ की जगह पे टाइम रख देता, मान लो मैं लेंथ की जगह पे टाइम रख देता, तो फिर फंडामेंटल सेट बन जाना था, अभी नहीं बना। ठीक है, तो मास, वॉल्यूम, डेंसिटी बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब आप अपने दिमाग से ये वॉश आउट कर दीजिए कि वही फंडामेंटल सेट है जो हमने वो 7 आप याद कर रहे हो, उसको वॉश आउट कर दिया। हम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। फिर इस पे क्वेश्चंस आते हैं, अभी कैसे क्वेश्चंस आते हैं बताता हूं, तो मैं जस्ट आपको थ्योरी बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, लेंथ, मास, डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, बट वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन लेंथ, सो मास अपॉन लेंथ का क्यूब, तो मास और लेंथ दोनों है यहां, तो ये भी फंडामेंटल सेट नहीं बन सकता। फोर्स एक्सेलरेशन टाइम। अच्छा, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है लेकिन मास नहीं है। अच्छा, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है LT - 2, मतलब लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, लेंथ है नहीं टाइम है, तो मतलब तीनों इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी तो फंडामेंटल सेट बनाया जा सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्रेशर फोर्स एरिया, नो वी कैन नॉट, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, डिपेंडेंस पूरी पूरी है। अच्छा, प्रेशर फोर्स वॉल्यूम। अब देखो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया एंड इट इज फोर्स अपॉन L स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन L। अब हम एरिया को, L स्क्वायर को हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिख सकते। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास इधर चला जाएगा तो L
इज इक्वल टू वॉल्यूम की पावर 1/3, फिर यहाँ पे L स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम की पावर 2/3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे ये फोर्स अपॉन L स्क्वायर की जगह वॉल्यूम की पावर 2/3 लिख सकते हैं। मतलब प्रेशर, फोर्स और वॉल्यूम की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी फंडामेंटल ग्रुप नहीं बन पाएगा। लग रहा है कि बन सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई वॉल्यूम तो है नहीं, लेकिन बन नहीं पाएगा, नॉट पॉसिबल। अच्छा, मास, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, देखो ये भी नहीं, क्योंकि मास तो चलो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए केवल टाइम ही काफी है, तो ये भी फंडामेंटल ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो फंडामेंटल ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिसमें आपके पास वो तीनों की तीनों किसी भी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो, फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, तभी वो कहलाएगी फंडामेंटल ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं जस्ट आपको थ्योरी बता रहा था, क्वेश्चन में थोड़े से अलग आते हैं। लिखिए जरा, if mass, energy and time are taken as fundamental quantities, if mass, energy and time are taken as fundamental quantities, find out the dimensional formula of length. If mass, energy and time are taken as fundamental quantities, find out the dimensional formula of time. Length, find out the dimensional formula of length. तो पहले तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि क्या क्या बोला उन्होंने, बोला मास, एनर्जी एंड क्या बोला तीसरा, टाइम। तो बिल्कुल ठीक है, बन सकता है, क्योंकि मास और टाइम तो इंडिपेंडेंट है ही है, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2। एनर्जी को डिफाइन करने के लिए लेंथ भी चाहिए, जिसमें मास और टाइम तो इस ग्रुप में है, लेकिन लेंथ ना होने की वजह से ये फंडामेंटल ग्रुप बन चुका है। एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, फुल्ली डिफाइन तो हो नहीं पाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी भी तरीके से लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, और किसकी टर्म्स में, जैसे देखो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसकी टर्म्स में, मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में। ये क्यों होता है, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिए हुए हैं, लेकिन अब हमें कुछ और ही करना है। अब हमें लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है एनर्जी, किसकी टर्म्स में, इन तीन की टर्म्स में, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। तो इसी को यूज कर लो, इसी फॉर्मूले को यूज कर लो। इसमें ये मास और टाइम इधर ले जाओ, तो ये एनर्जी के नीचे आ जाएंगे, एनर्जी अपॉन मास एंड टी की पावर -2 दैट इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, और फिर ऊपर ले जाओ तो आ जाएगा एनर्जी सबसे पहले, एनर्जी फिर मास की पावर -1 और टी की पावर पॉजिटिव हो जाएगी +2 दैट इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। हमें लेंथ का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें लेंथ चाहिए, तो अंडर रूट कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर रूट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा एनर्जी का पावर 1/2, मास का पावर -1/2, टाइम का पावर 1, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समझाने के लिए, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन था तो एकदम समझाने के लिए। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब इसमें टफ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो एकदम ही आसानी से हो गया, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। इफ फोर्स, acceleration and time are taken as fundamental physical quantities, if force, acceleration and time are taken as FPQ, fundamental physical quantity, short में लिख दो FPQ, find the dimensions of first mass, then length, then energy, then momentum. Find the dimensional formula of mass, length, energy
एंड मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, बिल्कुल फंडामेंटल है। फोर्स ए फॉर एक्सेलरेशन, टी फॉर टाइम, क्योंकि फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है mlt-2 और एक्सेलरेशन का होता है lt-2 और टाइम तो चलो टाइम। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए भाई मास भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए। इस ग्रुप में ना तो मास है, ना तो लेंथ है, सिर्फ टाइम है, तो फोर्स फुल्ली डिफाइन नहीं हो सकता। और एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए भी लेंथ चाहिए, इस ग्रुप में लेंथ है नहीं, तो ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट अगर बन गए तो फंडामेंटल भी कहलाए जा सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो लेंथ तो यहां से फटाक से निकल गया, क्या क्या बोला, मास बोला, लेंथ बोला। देखो लेंथ तो यहां से निकाल दो, ये तो एकदम आसान सा हो गया। लेंथ क्या आ जाएगा, टी इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा a t की पावर 2 82, लेंथ तो सीधा आ गया। अच्छा लेंथ आ गया, अब उस फोर्स वाले से मास निकल जाएगा, मास और लेंथ तो एकदम आसानी से निकल गया। देखो फोर्स इज इक्वल टू, पहले देख लेता हूं, फोर्स इज इक्वल टू mlt-2, मास को राइट हैंड साइड में रहने दो, l को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा f l की पावर -1 t की पावर 2 आ जाएगा, f l की पावर -1 t की पावर 2। तो एरिया की टर्म नहीं लिखना पड़ेगा, एरिया नहीं है हमारे पास, एरिया बोला मैंने आपको, एक्सेलरेशन बोला मैंने, मतलब ये एक्सेलरेशन की टर्म नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ अभी लिखना पड़ेगा सॉरी। हाँ अभी लेंथ को यहाँ पे डालो ना, लेंथ सीधा भी को तो या यहाँ पर ही डाल दो सीधा, ये बात भी सही है, यहाँ पे डाल दो, l की जगह पे a t-2 डाल दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पे सीधा lt-2 की जगह a डाल दो, वो भी ठीक है, lt-2 की जगह a डाल दो, हाँ कुछ भी करो, मतलब दैट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। lt-2 की जगह पे a डाल दो तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू m इंटू a, और a अपना फंडामेंटल है तो m इज इक्वल टू f a-1। अल्टीमेटली यही आना, लेकिन हाँ जितना शॉर्ट करो उतना फायदा है। ये हो गया। अब हमें थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, जैसे एनर्जी है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। खैर इसमें हमने पहले ही निकाल दिया तो ज्यादा मेहनत इसमें भी नहीं लगेगा। ml2t-2 होता है एनर्जी का, मास की जगह पे हम डालेंगे ये fa-1 क्योंकि फंडामेंटल अब ये है। लेंथ की जगह पे हम ये डालेंगे at2, और टाइम तो चलो टाइम ही है, टाइम तो फंडामेंटल है ही यहाँ पे, तो t-2 और t2 कैंसिल, तो होल स्क्वायर होल स्क्वायर भी है, सॉरी होल स्क्वायर भी है, तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आ रहा है fa-1 और ये आ रहा है a स्क्वायर t की पावर 4 एंड t की पावर -2, ये आ रहा है m a t की पावर 2, आई थिंक ये आ रहा है, चेक करो fa नॉट fa t की पावर 2 आ रहा है, मैचिंग। लास्ट में है फिर मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम इज योर mlt-1, m का डाल दो और l का डाल दो। m का है fa-1 और l का है at2 और यहाँ पे t-1, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ जाएगा f a तो कैंसिल हो गया, ft आ रहा है, एक टी भी कैंसिल हो गया। इस तरीके से मतलब आपके पास कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो फिर आपको ऐसे घबराना नहीं, मतलब कर सकते हैं। अच्छा ये तो हो गए, काफी आसानी से हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं पास्ट में जो कि बड़े टिपिकल आए हैं, इसलिए क्वेश्चन जिसमें मतलब फंडा यही है, कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट स्मॉल c comma gravitational constant capital G comma Planck's constant small h are taken as fundamental
are taken as FPQ, fundamental physical quantities, are taken as FPQ. Find out the dimensional formula of M, L, T, mass, length and time. Find out the dimensional formula of MLT. अब हम यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं काम हो पाएगा जितनी आसानी से यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, उसका वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा lt माइनस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरा बोला इन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, उसका भी हमें याद है m माइनस 1 L3 t माइनस 2, ये हमारे पास फंडामेंटल हो गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास है h प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका भी हमें याद है m L2 t माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ml2 t माइनस 1। तो इन्होंने कहा कि ये तीन हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सिलेक्ट कर ली। अब मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, या फिर बोल सकते थे अच्छा जब मास, लेंथ और टाइम का निकल गया उसके बाद हमारे को एनर्जी, मोमेंटम कुछ भी बोले हम कुछ भी निकाल सकते हैं, उसके बाद तो आसान हो जाता है। तो मास, लेंथ और टाइम का पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते थे एनर्जी का निकालो, लेकिन एनर्जी का भी निकालने के लिए पहले हमें मास, लेंथ, टाइम का निकालना पड़ना था, यहाँ पे लंबा जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप कॉमन सेंस लगाओ कुछ, जैसे आपने यहाँ पे कॉमन सेंस लगाई फटाफट से, आपने बोला कि सर इसको कहाँ पे लगाई थी आपने कॉमन सेंस, ये LT माइनस 2 को A लिख दो। ऐसी कॉमन सेंस अगर दिमाग में स्ट्राइक कर जाए तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज अगर स्ट्राइक ना करे तो टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर एक और तरीका भी मैं अभी बात बताता हूँ, पहले हम कॉमन सेंस से देखते हैं, ठीक है। देखो कॉमन सेंस से अगर हम देखें, मतलब हमें हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं और हमें कुछ भी करके MLT की वैल्यू इन तीनों के टर्म्स में, राइट हैंड साइड में MLT है, लेफ्ट हैंड साइड में CGH है, इन तीनों के टर्म्स में निकालते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को देखें, यहाँ पे M है, यहाँ पे M माइनस 1 है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो M माइनस वाला M तो कैंसिल ही हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, और L और T में रिलेशनशिप आएगा और L और T को हम C के टर्म्स में लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? एक बड़ा फायदा होने वाला है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब ये सब अब कॉमन सेंस वाली चीज चलेगी। मैंने G इंटू H मल्टीप्लाई किया, ये M माइनस 1 और M ये तो कैंसिल हो गया तो 1 बन गया, L2 और L3 ये बन गया L5, T माइनस 2 और T2 ये बन जाएगा T माइनस 3, माइनस 2 और माइनस 1 है ना, तो माइनस 3 बन जाएगा। अब जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है उसमें LT माइनस 1 है, तो आप इसमें क्या करो, इसमें L स्क्वायर अलग करो, L क्यूब अलग करो और T माइनस 3 अलग करो। क्यों ऐसे किया? क्योंकि भैया मेरे को LT माइनस 1 बनाना है, वो यहीं से बनेगा, इसमें मैं पावर कॉमन ले सकता हूं ना, तो मेरे पास आ जाएगा L स्क्वायर इंटू LT माइनस 1 का पावर मैंने 3 कॉमन ले लिया। पहले मैंने कॉमन सेंस से M को गायब किया, उसके बाद मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, L की पावर 5 था उसमें से L2 अलग किया, L3 को ऐसे किया, और ये LT माइनस 1 ये मैंने डाल दिया अब C, तो यहां से L स्क्वायर इंटू C क्यूब आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड में है GH, तो यहां से L तो निकल गया अपने, आसानी से निकला कि नहीं निकला एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे C इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा G इंटू H इंटू C की पावर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब अंडररूट कर दो, अंडररूट करेंगे तो G की पावर आ जाएगा 1/2, H की पावर आ जाएगा 1/2 और C की पावर आ जाएगा माइनस 3/2 दैट इज योर L। तो L का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आसानी से। अच्छा अब L का आ गया, अब टेंशन की बात नहीं है, सबसे फर्स्ट इक्वेशन में L डालेंगे तो T आ जाएगा, L का आ गया, एक तो आ गया, तीनों में से एक आ गया, तीनों में से एक आ गया, अब धड़ बाकी निकल ही जाएंगे, कोई बात ही नहीं, ठीक है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन को उठाओ, C इज इक्वल टू LT माइनस 1, हमें T निकालना है, तो यहाँ पे आप T इधर ले आओ, तो T इधर और C उधर ले जाओ, तो T इज इक्वल टू L अपॉन C, ये आ जाएगा L इंटू C की पावर माइनस 1, L का ये डाल दो, तो T क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा G की पावर 1/2, H की पावर 1/2, C की पावर माइनस 3/2 एंड C की पावर माइनस 1। निम्पल, आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अब बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, तो टाइम का आ जाएगा G की पावर हाफ, H की पावर हाफ, C की पावर माइनस 3/2 एंड माइनस 2 विल बी माइनस 5/2। ये देखो T का भी आ गया, दो का निकल गया, L का T का। अब M का तो किसी भी क्वेश्चन को उठा लो,
चाहो तो आप ये उठा लो, चाहो तो आप ये उठा लो, क्योंकि इसमें m आ जाएगा, l और t का डालेंगे हम इसमें। तो मैं थर्ड इक्वेशन उठा रहा हूं। थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है h, राइट हैंड साइड में है m, l2 t माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा h इज इक्वल टू m एज इट इज l। l की जगह पे ये जो निकाला है g की पावर 1/2, h की पावर 1/2, c की पावर -3/2 होल स्क्वायर। वैसे तो l स्क्वायर भी निकाला हुआ है इससे ऊपर l स्क्वायर ही निकाला हुआ था हमने, वो भी सीधा ये l स्क्वायर ही था ना, यहाँ पे भी तो स्क्वायर ही हुआ है। और t -1 भी एक्चुअली यहाँ से निकाल, ठीक है। t क्या है, t ये है g की पावर 1/2। मतलब स्मार्ट वर्क करोगे ना, थोड़ा कैलकुलेशन में फायदा हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज ये अभी मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा, देखो काफी कैलकुलेटिव होगा। और ये क्वेश्चन ना हर कंपटीशन में आया हुआ है। किसी में मास पूछते, तीनों तो किसी में नहीं पूछे, किसी में मास पूछा, किसी में लेंथ पूछते, किसी में टाइम पूछते, तो घुमा फिरा के पूछते। और अगर ये तरीका ना हो तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, अगर किसी के दिमाग में ये तरीका ना हो। इस तरीके से आप लेंथ का तो आप विद इन सेकंड्स निकाल सकते हैं, लेंथ और टाइम। सिर्फ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी करनी है मास को निकालने में, बाकी उसमें तो कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा m, ये g, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो g h c की पावर -3, -1 से अंदर मल्टीप्लाई करो g की पावर -1/2, h की पावर -1/2, c की पावर +5/2। तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू कैपिटल M, ये g और ये g ये ऐड कर दो, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ -1/2 है, तो 1 -1/2 कितना होता है, 1/2। ये h की पावर 1 है, यहाँ पे भी -1/2 है, तो आ जाएगा h की पावर 1/2 आ जाएगा। c की पावर -3 है और वहां पे +5/2 है, तो -3 और +5/2, 3 + 6 -1/2 आ गया, -1/2 आ गया। अब ये सारी की सारी टर्म्स यहां ले आओ, h के नीचे, फिर ऊपर ले जाओ। तो m का क्या आया आपके पास, ये g वहां जाएगा, ये बन जाएगा g की पावर -1/2, h वहां जाएगा, ये भी बनेगा h की पावर -1/2। हाँ यहाँ पे भी है, सॉरी इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे h लिख लेते हैं इसके साथ, ये वाला h, ठीक है। और c उधर जाएगा तो c की पावर +1/2 आ जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो तो m आ गया आपके पास, g -1/2, h की पावर 1 and 1/2, ये आ जाएगा h की पावर +1/2 एंड c की पावर +1/2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। इसको निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा थोड़ा सा, लेकिन ये सब चीजें तभी हो सकती है जब आपके दिमाग में फर्स्ट स्टेप आ जाए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मास को गायब करो, वहां से LT आएगा, उसको यूज करो। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। तो हर बार जरूरी नहीं कि आएगा, वैसे तो अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। नीट में तो क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर ना आए, मान लो कोई और क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, तब हम इसको कैसे करें, मतलब तब भी हमें फंसना नहीं है, तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन तब काफी लंबा जाता है। तब पता कैसे करते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये होता है कि भाई जैसे हमें मास, लेंथ और टाइम का निकालना है, तो जैसे हमें मास का निकालना है, सबसे पहले हमें मास को किसी भी तरीके से इन तीनों के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम पता है क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं मास m इज इक्वल टू c की पावर a, h की पावर c की पावर a, g की पावर b, g की पावर b, h की पावर c, ऐसे लिख देते हैं। वो होमोजीनियस वो जो था ना हमारे पास एक यूज का, बस उसमें घुस जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, मास तो यहाँ पे आ जाएगा m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, c का है lt -1, ये है m -1, l3 t -2, इसकी पावर है b, इसकी पावर है a, h का है ml2 t -1 और इसकी पावर है c। अब आपको पता है आगे क्या करना है, abc निकालना है। Yes, sir. abc निकालेंगे ना तो यही आएगा, ये जो यहाँ पे -½ +½ +½ और abc निकाल के वापस यहाँ डालना है, फिर ये आंसर फिर भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कि यहाँ पे श्योरिटी आपको एक मेथड पता है, इसको भी नोट कर लो, सेकंड मेथड, और इसके आगे लिख देना फाइंड एबीसी। इसी तरीके से जब लेंथ को लिखेंगे CGH के रूप में तो एबीसी अलग आएगा, जब टाइम को लिखेंगे तो एबीसी अलग आएगा, ठीक है। बट हाँ, इट विल बी लिटिल लॉन्गर एज कंपेयर टू दिस मेथड।
ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो कुछ भी हमने अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ऑल दिस इज अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस, ये डायमेंशनल एनालिसिस है, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब इसकी कुछ कमियां भी। देखो सबसे पहली कमी जो डायमेंशनल एनालिसिस की है, एक कमी तो देखो वो थी ना अपने पास कि जब हम ये वाला करते थे ना कि ये वाला यूज करते थे, तो जैसे हम करते थे, हमने क्वेश्चन कहता टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू पावर बी, फिर यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट आता था के एल बाई जी, सॉरी एल की पावर ए जी की पावर बी। ये जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस से, ये एक कमी है। इसके लिए हमारे को अलग मेथड्स फिर अख्तियार करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये कमी लिखिए, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड आउट द, it cannot be used to find out the constant of proportionality. It cannot be used to find out the constant of proportionality. तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब ये फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट के रूप में हो, इनका जो फॉर्मूला हो प्रोडक्ट के रूप में हो, या प्रोडक्ट या डिवीजन के रूप में हो। जैसे अगर हमारे को कोई फॉर्मूला निकालना है, जैसे टाइम पीरियड के लिए तो हमने फॉर्मूला निकाल दिया था, वहां पे t इज इक्वल टू k इंटू एल बाई जी अंडर रूट ऐसे करके फॉर्मूला निकाल दिया था, तो यहाँ पे एल और जी डिवीजन के रूप में थे। लेकिन अगर हमारे को कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना हो जिसमें प्लस और माइनस हो रही हो फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मान लो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है, अगर इसको आप डायमेंशनल फॉर्मूले से आप इसको डिराइव नहीं कर पाओगे, तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो उन्हीं फॉर्मूलों के डेरिवेशन में सहायक है जहां पर फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट या डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में उनका आपस में लेना देना हो, रिलेशनशिप हो। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में लेना देना है तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देखिए ये भी एक लिमिटेशन ही होगी। देखिए दिस मेथड वर्क्स ओनली इफ डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, this method works only if the dependence of physical quantities is of product or division type. Dependence of physical quantities is of product or of division type. Product or division type, मतलब या तो प्रोडक्ट हो या फिर डिवीजन, ठीक है। अच्छा, अब जब हम होमोजीनिटी की बात कर रहे होते थे, हमने होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में हमने बोला कि भाई जैसे यही वाली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है, अगर हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो v, u और ए टी तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम निकाला था हमने, तो तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है और हम कहते थे कि दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस या फिर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ऐसा कहते थे। अच्छा, अगर मान लो मैंने अपनी मर्जी से कोई इक्वेशन दे दी, आपको तो खैर पता है फॉर्मूला, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फॉर्मूला पता ही नहीं है, उसको हमने ये फंडा फंडा सिखाया, मैंने उसको बोला भैया ये इक्वेशन लिख दो, v इज इक्वल टू 3u प्लस 7at। अब यहां पर या फिर यहां पे भी 2 ले लो, अब यहां पर जो ये 2v है मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म को, 2v का डायमेंशनल फॉर्मूला, 3u का डायमेंशनल फॉर्मूला और 7at का डायमेंशनल फॉर्मूला फिर से सेम आएगा, ठीक आएगा, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब ये इक्वेशन अभी भी डायमेंशनली करेक्ट होगी, लेकिन है तो ये गलत इक्वेशन। इसको क्वेश्चन में जब हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ते हैं, जब हम मोशन इन वन डायमेंशन, इस इक्वेशन को तो हम सॉल्व यूज नहीं कर सकते वेलोसिटी निकालने के लिए, तो गलत रिजल्ट देगा हमारे को। मतलब एक गलत इक्वेशन भी होमोजीनियस हो सकती है, मतलब एक गलत इक्वेशन की भी अलग अलग टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं।
तो जो होमोजिनिटी वाला प्रिंसिपल है वो हमें ये नहीं बताता कि इक्वेशन करेक्ट है, वो हमें उस मतलब वो गलत इक्वेशन को भी डायमेंशनली करेक्ट प्रूव कर सकता है। वहां पे भी ये भी एक कमी होगी ना बेसिकली, वो हमें एकदम डेट श्योर नहीं बताएगा कि ये सही है, ठीक है। तो होमोजिनिटी वाले प्रिंसिपल में ये एक कमी है कि भाई जो गलत इक्वेशन है, रॉन्ग इक्वेशन, ये तो सही इक्वेशन है, ये रॉन्ग इक्वेशन है, रॉन्ग इक्वेशन को भी वो डायमेंशनली करेक्ट प्रूव कर सकता है, और सही इक्वेशन को तो खैर सही ही प्रूव करेगा ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। लिखो, इसको भी नोट डालो, ये नेक्स्ट लिमिटेशन होगी। इसमें ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन या डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन, ऐसे नॉट करेक्ट, डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन may not be the correct equations। जो डायमेंशनली होमोजीनियस है जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट इक्वेशंस हो, दे मे बी रॉन्ग इक्वेशंस। हेंस homogeneity is not a guarantee, hence homogeneity is not a guarantee for the correctness of the relationship। Hence homogeneity is not a guarantee for the correctness, homogeneity is not a guarantee for the correctness of the relationship, ठीक। ये हो गया। अच्छा, एक और भी है, हम एक जगह फंसे थे, एक क्वेश्चन में आप लोगों ने 4 वेरिएबल्स आ गए थे, याद है, ए बी सी डी, हाँ ना, हाँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अगर मान लो जैसे यहां पर हमारे पास था कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, और होता मान लो कुछ और, उसी एक्सपेरिमेंट में मान लो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, मान लो हम वैक्यूम में ना लेते उसको, विस्कोसिटी, 3 वेरिएबल आ गए, ठीक है। और मान लो कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द, क्योंकि वो पेंडुलम बॉब हम हवा में कर रहे तो हवा की डेंसिटी के ऊपर भी मान लो वो डिपेंड कर रहा है। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा चीजों पर डिपेंड कर रही हो, और चाहे उनके ऊपर वो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के रूप में ही डिपेंड कर रही हो, हम रिलेशनशिप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मुद्दा वही आ जाएगा जो हम वहां फंसे। वो क्या होगा कि नंबर ऑफ इक्वेशंस 3, वेरिएबल ज्यादा 4। तो ये वर्क तभी करता है जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस तो 3 ही बनेगी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी आपके पास 3 ही। नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर ज्यादा हो गए, डिपेंडेंस ज्यादा होगी, मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस 4 पे होगी या 5 पे होगी, तब ये वर्कआउट नहीं करेगा, ये डायमेंशनल एनालिसिस, ये भी एक लिमिटेशन है। तो लिखिए, this method works only if there are, this method works only if there are 3 physical quantities dependent, 3 physical quantities depending on 1, 3 physical quantities depending on 1, मतलब टोटल 4 होनी चाहिए। टोटल 4 कैसे, मतलब एक तो ये होगी और ये 3 हो जाएगी, ये नहीं होनी चाहिए, 5वीं क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, 3 फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडिंग ऑन 1। तो अगर ऐसे करके है तब ये मेथड वर्केबल है, अगर नहीं है तो फिर हम फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, ठीक है। So this completes our total dimensional analysis. Dimensional analysis, units and dimensions is over. Now we will move on to our next topic, that is our error analysis in tomorrow's class.